इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको शॉर्ट फॉर्म में सिंबॉलिकली लिखने को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। बेसिकली इट हैज़ टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट उस चीज़ को कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्टअप करती है। द सेकंड इज द प्रोडक्ट। अब जो भी चीज़ केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन के एंड में बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट को राइट साइड पे लिखा जाता है और एरो हेड पुट किया जाता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। Let's move towards the steps to write the chemical equation. First of all, आपने given reaction में reactant और product को identify करना है, then उनको word equation में लिखना है कि reactant कौन से हैं, product कौन से हैं। reactant को left side पे लिखना है, फिर arrow head और फिर आपने product को right side पे write down करना है। Step 2 में आप reactant और product के symbols और formula को write down करेंगे। लास्ट वीडियो में यू लर्न हाउ टू राइट द सिंबल एंड फार्मूला। नेक्स्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को लिखा जाएगा इन द पैरेंथेसिस, मींस कि आपने छोटी ब्रैकेट के अंदर की फिजिकल स्टेट को राइट डाउन करना है। लाइक अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो आपने तो फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस स्टेट के लिए स्मॉल लेटर्स में एस, एल, जी और ए, क्यू का वर्ड यूज किया जाएगा विद इन द स्मॉल ब्रैकेट। Let's write the chemical equation for the burning of coil. Burning of coil में हमारे पास coil प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ ऑयल। तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम लेफ्ट साइड पे और कार्बन डाइऑक्साइड को राइट साइड पे लिखेंगे। यहाँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है तो स्मॉल एस और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होने की वजह से स्मॉल जी को पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान में नंबर ऑफ द एटम डजंट चेंज ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन, मींस कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ओवरऑल नंबर ऑफ द एटम चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं और उनको सेम रखने को ही बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। सर केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ द एटम चेंज होती है जबकि नंबर वही रहता है। अगेन हम बर्निंग ऑफ कोल की एग्जांपल लेंगे। क्या ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ द एटम बोथ साइड पे हमारे पास इक्वल है। यहाँ पे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखा जाए तो कार्बन एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक नंबर में प्रेजेंस है, मीन के दोनों इक्वल नंबर है। ऑक्सीजन को देखा जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दो एटम प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन का नंबर भी इक्वल है। सो एटम ऑन दी बोथ साइड आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अगर बर्निंग ऑफ मीथेन को देखा जाए तो जब मीथेन की बर्निंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमें कार्बन इक्वल नंबर में मिलेंगे, यानी कि एक एक कार्बन एटम, जबकि हाइड्रोजन हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अनइक्वल मिलेंगे, यानी कि एक तरफ आपको 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं जबकि दूसरी तरफ आपको 2 हाइड्रोजन नजर आएंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन के आइटम भी एक तरफ 2 ऑक्सीजन आइटम है जबकि प्रोडक्ट पे आपको 3 ऑक्सीजन आइटम नजर आएंगे। इसका मतलब है कि दोनों साइड पे एटम का नंबर इक्वल नहीं है और ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है एंड वी हैव टू बैलेंस इट। हाउ टू बैलेंस इट? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले एक एलिमेंट को बैलेंस करना होगा। उसको बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट यूज़ करेंगे और कोफिशिएंट भी सबसे पहले हम लोवेस्ट कोफिशिएंट को यूज़ करेंगे, देन हम हाईएस्ट की तरफ जाएंगे। कोफिशिएंट मीन 1 2 3। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने फार्मूला के सबस्क्रिप्ट को हरगिज़ चेंज नहीं करना। अब इस इक्वेशन में हमारे पास कार्बन का नंबर इक्वल था, लेकिन हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करना था ऑन बोथ साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करेंगे बाय पुटिंग द कोएफिशिएंट 2 ऑन द राइट साइड, क्योंकि हाइड्रोजन एक तरफ हमारे पास 4 थे और दूसरी तरफ हमारे पास ऑक्सीजन 2 थे। तो राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा।
नेक्स्ट हम ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करेंगे। अब हम गिवन इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास राइट साइड पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि लेफ्ट साइड पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसलिए लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम अगेन कोफिशिएंट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के साथ। यू कैन सी हियर। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 इंटू 2, और राइट साइड पे भी हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। स्टेप थर्ड में हम अगेन इक्वेशन को देखेंगे, क्या अब हमारे पास तमाम एटम का नंबर बोथ साइड पे इक्वल है? यस, नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Now let's familiar with the ionic equation. Ionic equation is also chemical equation in which substance dissolved in water are written as individual ions and it is called ionic equation. यहाँ पे जो आपके पास substance होता है वो water में dissolve होता है और हम यहाँ पे parenthesis में aqueous यूज करते हैं like HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब नेट इक्वेशन लिखने के लिए हम जो चीज़ सोल्यूबलाइज फॉर्म में है उसको डिसोसिएटिव या आयनिक फॉर्म में लिखेंगे और पैरेंथेसिस में एक्वस लिखेंगे। लाइक HCl है तो हम H प्लस आयन और क्लोराइड आयन प्लस एक्वस पैरेंथेसिस में लिखेंगे। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन और पैरेंथेसिस में एक्वस लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड को भी सोडियम आयन क्लोराइड आयन और पैरेंथेसिस में एक्वस लिखेंगे। और वाटर क्योंकि हमारे पास लिक्विड स्टेट में है तो उसके पैरेंथेसिस में हम सिर्फ लिक्विड ऐड करेंगे। इस तरह जिस मॉलिक्यूल के साथ भी एक्वस लिखा हुआ है उसको हम आयनाइज फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे और साथ पैरेंथेसिस एक्वस लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो भी आयन कॉमन होंगे दोनों साइड पे उनको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये जो आयन कॉमन है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बल्कि ये स्पेक्टेटर आयन्स है, मीन्स के तमाशाई। सो अब इस इक्वेशन में आप देखें तो आपको यहाँ पे क्लोराइड आयन और सोडियम आयन और आपके पास दोनों साइड पे आपको कॉमन मिलेंगे। अब हमें इन दोनों आयंस को दोनों साइड से रिमूव करना है। तो अब रिमूव करने के बाद हमारे पास नेट आयनिक इक्वेशन आ जाएगी और उसमें हमारे पास सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन आयन होंगे और प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। अब ये हमारे पास नेट आयनिक इक्वेशन आ गई है। तो